नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर कानपुर से, जहां कानपुर हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा है। हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है और कल पुलिस रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अपील भी करने वाली है। एमएम कॉर्पोरेशन कोर्ट ने आरोपियों की पेशी हुई है और ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है। इस पूरे मामले पर अभी बताया जा रहा है कि कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल पुलिस रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अपील भी करने वाली है। तो सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। एमएम कॉर्पोरेशन कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नीरज। नीरज, क्या अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले पर फिलहाल अभी? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कानपुर दंगा पूरी तरह से सुनियोजित था। इसके जो मेन आयोजक थे दंगे के, वो सब चिन्हित कर लिए गए, उनकी पहचान हो गई है। मुख्य आरोपी जो हयात जफर थे, उनसे पीएफआई से संबंधित 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें एआईसी, एसडीपीआई, सीएफआई और आरआईएफ संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं। पीएफआई इन संस्थाओं को फंडिंग करता है। तो कानपुर हिंसा में एक बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको और बता दें कि ये जो हिंसा हुई है, इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का भी कनेक्शन देखा जा रहा है। डेक्कनगंज में हुई हिंसा का मामला है। हिंसा में सपा का कनेक्शन सामने आया। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी एक्शन कमेटी ने इस बंद का ऐलान किया था, जिसके जिलाध्यक्ष निजाम कुरैशी हैं, जो कि सपा से संबंध रखते हैं और वो महानगर सचिव भी बताए जाते हैं। इस मामले में कुल 34 लोगों को नामजद किया है, जिसमें निजाम कुरैशी भी है। तो कहीं न कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिल रही है, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखने वाली बात आपको ये बताना चाहेंगे कि इतना बड़ा सुनियोजित जो कांड था, उस पर समय रहते कंट्रोल कर लिया गया। जी बिल्कुल नीरज, वही बात करें तो बताया ये भी जा रहा है कि फिलहाल 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर बुलाने की भी बात करी है। इसको लेकर के भी अपील की जाएगी। क्या इसको लेकर के अपडेट मिल पा रहा है कि क्या खास जानकारी है जो इनसे हमें मिल पाएगी? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि 4 आरोपियों की जो पुलिस ने रिमांड मांगी तो वो मंजूर हो गई है। 4 आरोपी रिमांड पर ले लिए गए हैं। अब रिमांड के दौरान देखने वाली बात ये आती है कि इनका किन आतंकवादी संगठनों से संबंध है, क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, वो सब आने वाले समय में निकल कर सामने आएगा। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद उठे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया है। पार्टी ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा का नाम न लेते हुए कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और किसी भी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा भी करती हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से कई मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये बयान तब आया जब नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में भी हिंसा भड़की और भीड़ ने पथराव किया। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर के उठे विवाद के बीच पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा भी करती है। साथ ही बीजेपी ऐसे लोगों को या विचारों को भी बढ़ावा नहीं देती है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को कोरोना संक्रमित हो गए हैं और फडणवीस ने इस बात की जानकारी खुद ट्विटर के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और साथ ही उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट भी कर लिया। आपको बता दें कि फडणवीस पहले भी अक्टूबर 2020 में कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा और उपचार दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी कोविड टेस्ट करा लें। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा सतर्क नजर आई है और नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड है। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जो आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक चैनल में डिबेट के दौरान उन्होंने ये बात कही थी, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद से मुस्लिम समुदाय में भी काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है और नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता कुलदीप। कुलदीप, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था, मुस्लिम समुदाय में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला नुपुर के लिए लिया। बिल्कुल कनिका, देखिए नुपुर शर्मा ने जो विवादित टिप्पणी जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की थी, उस टिप्पणी के बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही थी और बीजेपी की जबरदस्त फजियत हो रही थी और बीजेपी को इस विवाद से खुद को बचाना जो है वो काफी मुश्किल हो गया था। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की काफी कोशिश की थी। इस कार्रवाई को करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री है अरुण सिंह, उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले पर सफाई दी गई थी और ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों में यकीन करने वाली
वाली पार्टी है और ऐसी किसी भी विवादित टिप्पणी का वो जो है वो निंदा करती है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद बड़ा एक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, जिन्होंने ये विवादित टिप्पणी की थी, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता जो है वो आलाकमान ने दिखा दिया है। 6 साल के लिए उनको पार्टी से जो है निष्कासित कर दिया गया है। साथ में उनके साथ साथ एक और बीजेपी के नेता जो इस वक्त दिल्ली बीजेपी के मीडिया इंचार्ज थे, नवीन जिंदल, उनके ऊपर भी बीजेपी ने एक्शन किया है और उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके के अगर हम बात करें तो फिलहाल अब जिस तरीके के विवादित बयान या एक टिप्पणी जो है वो लगातार एक धर्म के ऊपर की जा रही है, ऐसे में जहां एक और सभी समुदाय में काफी ज्यादा रोष देखने को मिलता है, जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोग कभी हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, उन पर विवादित बयान देते हैं, और ऐसे में नुपुर शर्मा का बयान भी हमने देखा था कि किस तरीके की बयानबाजी उन्होंने पैगंबर मोहब्बत के लिए की थी। कुलदीप, आवाज मिल रही है? कुलदीप, आवाज मिल पा रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है कनिका मुझे। कुलदीप, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जहाँ एक और डिबेट के दौरान अगर हम बात करें तो इस तरीके के विवादित बयान या टिप्पणी जो है वो लगातार एक और कोई हिंदू धर्म पर करता हुआ नजर आता है तो कोई मुस्लिम धर्म पर करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो दोनों ही समुदाय में देखने को मिलता है, जैसा कि नुपुर शर्मा ने भी किया उसके बाद। लेकिन जहां एक और पार्टी ने एक बड़ा फैसला जो है वो उनके लिए ले लिया है, और उनके लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग बात है ये। बिल्कुल, देखिए, इस बात की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही थी कि जिस तरीके की विवादित टिप्पणी के बाद इस पूरे मामले पर विवाद खड़ा हुआ था और विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, तो उसके बाद इस बात की आशंका जो है वो जताई जा रही थी और सूत्र भी इस ओर संकेत दे रहे थे कि नुपुर शर्मा पर पार्टी एक्शन ले सकती है। लेकिन पार्टी ने जो है एक्शन लेने में भले ही देरी की हो, लेकिन आखिरकार पार्टी को जो है वो एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे पार्टी के लिए जो है उसको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि पार्टी ने सबसे पहले नुपुर शर्मा के बयान से किनारा करते हुए जो है इस मामले को का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन लगातार ये दबाव बन रहा था जो पार्टी के भीतर के जो मुस्लिम लीडर्स है उनकी तरफ से भी और बाहर से भी, कि नुपुर शर्मा ने जो विवादित टिप्पणी की है उससे एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, तो ऐसे में उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनके ऊपर एक्शन लिया है। और देखिए, रही बात किसी डिबेट में इस तरीके की टिप्पणी करने की, तो नुपुर शर्मा चूंकि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और अगर वो किसी मुद्दे पर किसी पैनल में, टीवी पैनल में पार्टी का पक्ष रखती है तो उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, और साथ में किस तरीके के शब्दों का उनको चयन करना है इसकी जिम्मेदारी भी नुपुर शर्मा को ही तय करनी थी। और ऐसे में अगर किसी टिप्पणी की वजह से पार्टी मुश्किल में फंसती है तो उसके बाद जो है इस तरीके का एक्शन जो है वो देखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, एक बयान जारी किया पार्टी की तरफ से जिसमें नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की गई, यानी उनके बयान को जो है वो बयान से जो है वो पार्टी ने किनारा करने की कोशिश की। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद ये मामला यही खत्म हो जाएगा, पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन इस चिट्ठी के थोड़ी देर बाद ही बड़ी खबर ये आई कि पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए अपने 2 नेताओं को, नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोरोना के मामले बढ़ने पर चौथी लहर की आशंका जताई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह शायद चौथी लहर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि लोग फिर से मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आदित्य ठाकरे ने अपील की है कि अगर लोग बाहर निकले तो जिम्मेदारी के साथ मास्क का इस्तेमाल करें।
राज्य में फिर से मास्क अनिवार्य करने के सवाल पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से गाइडलाइंस जारी नहीं की जाती है तब तक हम रुके हुए हैं। जब केंद्र सरकार नियम जारी करेगी तो हम भी प्रोटोकॉल लागू करेंगे। उन्होंने कहा मास्क खुद की सेफ्टी के लिए जरूर पहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं और भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका के बराबर रही हो। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन को भी लेकर के दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम ने इस साल के बजट में हमने ये तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांव में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं में और भी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है और कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का भी बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। हमारे यहाँ युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न च में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य क्या है मुझे मालूम है लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के बवाल मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता इन दिनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी के नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई एक दूसरे पर तंज कसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा है। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कश्मीर में इन दिनों चरमपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के घेर रही है। ऐसे ही संजय राउत ने कश्मीर को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कश्मीर फिर एक बार जल रहा है, खून से लथपथ हो रहा है। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन होता है, कभी पृथ्वीराज का प्रमोशन होता है और वहाँ कश्मीरी पंडितों का जो आक्रोश है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडित हो और हिंदू समाज के लोग हो, इतना ही नहीं,
हमारे मुसलमान भाई जो है देशभक्त, जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं, उनकी भी हत्या हो रही है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब तक 20 सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुस्लिम हैं, अधिकारी हैं, उनकी हत्या हुई है। श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक हवलदार, डीवाईएसपी, एसपी रैंक के मुस्लिम अधिकारी इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो देश की रक्षा से जुड़े हैं। कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर के हजारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन चल रहा है, जो हत्या शुरू है, उस बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि महाराष्ट्र पूरी ताकत से, महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना पूरी ताकत से कश्मीरी पंडितों के साथ रहेगी और जो जो उनके लिए करना है, उनकी फैमिलीज के लिए करना है, वो महाराष्ट्र सरकार उनको पूरी मदद। जम्मू कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर देश में अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अमित शाह जी और मोदी की ये सरकार और साथ में जो गोदी मीडिया, ये तरह तरह की सारे हिंदुस्तान में अफवाह फैलाने में मशहूर है। अफवाह फैलाना इन लोगों को ज़्यादा आते हैं, इसमें आदी भी है। लेकिन कश्मीर की जो ज़मीनी हकीकत, ये हकीकत बिखरल स्थिति पे है, ये हकीकत नाजुक स्थिति पे है और ये सरकार माने या ना माने, हर दिन कश्मीर से पलायन हो रहे हैं और पलायन जारी भी है। इसमें ये प्रतीत होते हैं कि बड़े बड़े बात तो किए जाते, सदन के अंदर, सदन की बाहर, गोदी मीडिया के चलते एक माहौल पैदा किया जाते कि कश्मीर आज़ाद हो गए क्योंकि 370 धारा और 35A 35A धारा को खारिज किया गया। इसका मतलब कश्मीर आज़ाद हो गए। कश्मीर में पहले जो पंडितों ने विस्थापित हुई थी, सारे इल्ज़ाम कांग्रेस पे थोपा गया था। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि आज किसकी गलती से, किसकी नाकामियों से आज कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से पलायन हो रहे हैं। हालात ऐसा हो गए कि आपको बैरिकेड लगा के पंडितों को रुकने का अभी नौबत आ गए। क्यों ऐसा हुआ? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार इन लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे। सरकार की जो नीतियाँ इसके गलती से और कश्मीर पॉलिसी हिंदुस्तान की सरकार को सरासर व्यर्थ हो चुके हैं। सरासर कश्मीर में इसका कोई सकारात्मक। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पर पहुंचकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। इसके साथ ही जंतर मंतर पर मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। साथ ही लोग हाथ में काला धागा पहन करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी पार्टी ने निशाना साधा। पूरा देश दुखी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने एक दिन पहले ये संदेशा भेजा था कि आज यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के समर्थन में एक आक्रोश रैली की जाएगी और इतने कम समय में इतने लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए। इसी से ये जाहिर है कि किस तरह से एक एक भारतवासी के मन में कश्मीर में जो चल रहा है उसको लेके गुस्सा है और उसको लेके चिंता है और उसको लेके दुख है। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं।
एक बार 1990 में हुए थे और एक बार ये अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। आज कश्मीरी ने पूछा है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीर का हम कश्मीरी आपसे पूछ रहा है कि 8 साल में वहां पे स्कूल खोला नहीं खोला, अस्पताल खोले नहीं खोले, रोजगार लगवाए नहीं लगवाए, नए व्यापार लगवाए नहीं लगवाए, शांति बहाली हुई, 30 साल से ज्यादा पुरानी, 30 साल पुरानी हिंसा की तरफ लौट गया कश्मीर। आज कश्मीर का नौजवान रोजगार मांग रहा है, व्यापार मांग रहा है, स्कूल मांग रहा है, अस्पताल मांग रहा है, कॉलेज मांग रहा है, और आप क्या दे रहे हो? गोलियां दे रहे हो। आप उसके ऊपर गोलियां चलवा रहे हो। पूरे देश से नौजवान जा रहे हैं। राजस्थान का नौजवान शादी के 2 महीने बाद कश्मीर में इस भरोसे के साथ नौकरी करने गया बैंक की, विजय कुमार, उसे लगा कि कश्मीर में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बदलाव किया हो, लेकिन जाने के 2 दिन के बाद उसकी लाश वहां से वापस आई। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने ये हालात करवा दिए हैं। कश्मीर में इतनी बुरी हालत करवा दी है, केवल प्रचार किया कि साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कश्मीर में अच्छा कर रहे हैं, कश्मीर में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे के पूरे कश्मीर में माहौल वही, पूरी की पूरी घाटी में माहौल वही 1990 वाला हो गया है। जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहाँ उनके सामने पुलिस बल लगा दी जाती है। बीच में जब वो अपनी सुरक्षा के लिए आवाज निकालते हैं, जब वो सड़कों पर आते हैं, जब वो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमको सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा तो मोदी जी की सरकार नहीं दे पाती, सुरक्षा तो नहीं दे पाती, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को लाठियों से पिटवाया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।